हरे कृष्णा। तो ज्योतिष कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हमने अभी तक तीन सेशन हो चुका है सर ज्योतिष में वास्तु कक्षा में। तो वास्तु का हमने अभी तक 3 सेशन किया है और इस तीनों में हमने देखा वास्तु शास्त्र से हमारा क्या संबंध है और वास्तु शास्त्र में डायरेक्शंस की क्या महत्व है, जो दिशाएं होती है 16 दिशाओं के बारे में हमने देखा और फिर 5 एलिमेंट्स के बारे में हमने देखा क्या 5 तत्व है वो, और वो 5 तत्व के क्या क्या साइकिल्स होते हैं। साइकिल ऑफ इनिशिएशन देखा, साइकिल ऑफ डोमिनेशन एंड एंटी एलिमेंट साइकिल, ये 3 साइकिल हमने देखा। इसके अलावा हमने अलग अलग रूम्स का अलग अलग जगहों पे प्रभाव देखा, जैसे शौचालय का प्रभाव 16 दिशाओं में कहाँ कहाँ पे क्या होता है। फिर हमने देखा बेडरूम का प्रभाव कहाँ कहाँ पे क्या होता है। फिर हमने देखा रसोई घर का प्रभाव किस किस डायरेक्शन में क्या क्या होता है। तो उसी कक्षा को आगे चलते हुए आज हम लोग लिखेंगे ये जो 5 तत्व है इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इसके गुण और धर्म क्या है ना, उसी को डिटेल में आज देखेंगे। तो आइए प्रार्थना के साथ आज का क्लास चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं शाग्रजातां सहगनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वास्तु कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हमने कल 5 तत्वों के बारे में चर्चा की थी और ये देखा था कि 5 जो तत्व है वो कैसे इनका साइकिल होता है, कैसे इनका चक्र होता है। निर्माण चक्र जो साइकिल ऑफ इनिशिएशन हमने देखा था, फिर साइकिल ऑफ एंटी एलिमेंट्स विरोधी तत्व के साइकिल्स देखे थे, और फिर साइकिल ऑफ डोमिनेशन, ये 3 साइकिल हमने देखे थे। तो उसी के इसमें संदर्भ में आज हम लोग इन सब 5 तत्वों के क्या क्या गुण हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये हमने देखा था एंटी एलिमेंट्स। इस संसार में यही फॉर्मेट में चलता है। हमने कल रटवाया था आप लोग को, ये सर्किल हमेशा याद रख लीजिए। वाटर एयर फायर अर्थ स्पेस, वाटर एयर फायर अर्थ स्पेस, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ये चक्र हमेशा याद रखना। इसी चक्र से आप सारे चक्र बना सकते हैं। तो एंटी एलिमेंट्स का क्या, वाटर एंटी एलिमेंट्स होता है फायर का, फायर के एंटी एलिमेंट्स होता है अर्थ
नहीं, फायर का एंटी एलिमेंट्स होता है स्पेस, स्पेस का एंटी एलिमेंट्स होता है एयर, एयर का एंटी एलिमेंट्स होता है अर्थ, और अर्थ का एंटी एलिमेंट्स होता है वाटर। ये एंटी एलिमेंट्स मतलब इसके विरोधी तत्व है। अगर मान लीजिए फायर के जोन में अगर वाटर के एलिमेंट आ जाएंगे तो क्या होगा, वास्तव में प्रॉब्लम होने लगेगा, है ना, क्योंकि वाटर का गुण और धर्म अलग होता है, फायर का गुण और धर्म अलग होता है, इसलिए इसमें एंटी एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरह स्पेस के इसमें अगर फायर आ जाए तो भी उसका प्रॉब्लम आना चाहिए, तो इसीलिए ये साइकिल याद करना जरूरी है। हम आपको हर तत्व का गुण और धर्म आगे अभी बताने वाले हैं, आपको समझ में आएगा कि इसका कैसे यूज करना है वास्तु के लिए। तो ये जो है, ये है वाटर एलिमेंट्स, जल तत्व के गुण। तो जल तत्व के जो होते हैं, जल तत्व का जो टेस्ट होता है वो होता है साल्टी टेस्ट होता है, और उसका जो शेप होता है वो वेवी शेप होता है, तरंग जैसा होता है ना, कर्व वेवी, ये सब टाइप के जो भी शेप होते हैं सब वाटर तत्व में, जल तत्व में गिने जाते हैं। इसके जो मेटल होते हैं वो एल्युमिनियम होते हैं, और इसका जो रंग होता है वो ब्लू या ब्लैक, ये दोनों रंग वाटर तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए फायर जोन में अगर एल्युमिनियम रखा है तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एल्युमिनियम कौन से तत्व को रिप्रेजेंट करता है, वाटर तत्व को। तो फायर जोन कौन सा है, किचन, तो किचन में एल्युमिनियम का सामान होना वो क्या है, वास्तु दोष है। समझ में आ रहा है कैसे इससे हम लोग एट्रीब्यूट से कैसे निकाल रहे हैं, वास्तु दोष कहाँ कहाँ पे आ सकता है। या कोई वे भी चीज़ हो, कोई ड्राइंग हो जो ऐसे वेव को दिखा रहा हो, वैसे पिक्चर्स किचन में लगाना है तो क्या होगा, वास्तु दोष होगा। तो ऐसे हम लोग कनेक्ट करेंगे, और भी कुछ प्रॉपर्टीज है एट्रीब्यूट्स से जो वाटर जो होता है, मैंने बताया बहुत ही प्रोग्रामेबल तत्व होता है। वाटर क्या होता है, वो मेमोरी होता है, उसमें वो चीज़ें को स्टोर कर सकता है। इसलिए जो वाटर जो होता है वो भावनाओं का कारक होता है, इमोशंस के कारक होते हैं। आप देखोगे चंद्रमा, तो ज्योतिष में चंद्रमा को क्या बोला जाता है, हैप्पीनेस का, माइंड का कारक बोला जाता है। माइंड से सारे इमोशंस हमारे जुड़े होते हैं। तो इससे देखो चंद्रमा का डायरेक्ट कनेक्शन होता है वाटर से, पानी से। इवन जो समुद्र में जो ज्वार भाटा निकलती है, अब देखोगे पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बहुत, इवन जो ज्वार भाटा हर दिन जो निकलती है उसका चंद्रमा के साथ कनेक्शन होता है। जब चंद्रमा उगता है तो उसकी लहरें तेज हो जाती है। तो इमोशंस जो है वो वाटर से कनेक्टेड होता है। हमारे जो भी इमोशंस है वो या भावनाएं हैं वो वाटर से। हमारे शरीर में भी देखोगे 70% वाटर होते हैं। मैं इसलिए बोला जाता है ना कि हम लोग एक सोशल व्यक्ति हैं। क्यों सोशलाइजेशन करने में इमोशंस का आदान प्रदान होता है। फ्लो, वाटर का दूसरा एट्रीब्यूट होता है फ्लो। वो हमेशा, अब कहीं भी वाटर गिरा दो वो हमेशा बहने लगता है, वो अस्थिर नहीं रह सकता है। जैसे ये पेंसिल, इसको गिरा देंगे तो यहीं पर रहेगा, अगर पानी गिरा तो पानी बहने लगेगा। तो जो कोई भी चीज़ जो फ्लो को दर्शाता है ना, वो वाटर एलिमेंट्स है। जरूरी नहीं है कि वो वाटर ही हो, लेकिन अगर वो फ्लो कर रहा है, तो जैसे हमने एक गिलास पेट्रोल भी गिलाया तो उसका नेचर वाटर का है, क्योंकि वो फ्लो करता है। कोई भी चीज़ जो फ्लो करता है, जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, वो वाटर एलिमेंट्स को दर्शाता है। मेमोरी, स्मृति, ये सब चीज़ें जो भी मेमोरी में स्टोर करके होता है वो सब चीज़ वाटर एलिमेंट। कनेक्शन, हमारा जो कनेक्शन है वो वाटर एलिमेंट्स को डिनोट करता है। एक आदमी का दूसरे, यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। एक आदमी, ये कनेक्शन है, नेटवर्किंग वाला कनेक्शन नहीं है कि हमारा कितने लोगों के साथ सोशल नेटवर्किंग है, पॉलिटिकल नेटवर्किंग है। ये कनेक्शन है संबंध का, हमारा जिसमें इमोशंस का आदान प्रदान होता है। हमारा संबंध कैसा है, हमारा एक दूसरे से क्वालिटी जो बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, वो उस टाइप का जो कनेक्शन है वो वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। वाटर एलिमेंट बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। बिजनेस, आप देखोगे नॉर्थ डायरेक्शन से हम लोग बिजनेस देखते हैं ना, फ्रेंचाइजी देखते हैं, कनेक्शन देखते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से। तो ये सारी चीज़ें जो है वाटर एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ब्लू और ब्लैक इन कलर होता है। एल्युमिनियम इसके मेटल है, वे भी इसका शेप है, और टेस्ट कैसा है, साल्टी। ये सारी चीज़ वाटर के गुण और धर्म है। अगला देखते हैं, अगला जो है वो है वायु तत्व के गुण। तो वायु तत्व का जो
जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, सोर मीन्स खट्टा, और इसके जो शेप होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, आयताकार। तो कोई भी चीज़ जो आयताकार शेप का है वो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है ना। और इसका जो मेटल होते हैं तो इस्पात, स्टील, स्टेनलेस स्टील, और इसका जो कलर होता है ग्रीन और ब्राउन। ग्रीन और ब्राउन जो भी कलर होते हैं वो एयर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पेड़ का जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन होते हैं, और इसकी जो शाखाएं और डंटे होती है वो ब्राउन कलर की होती है मोस्टली। तो ये सारे चीज़ एयर तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है? एयर जो हवा, वायु जो तत्व है वो ताजगी देती है, फ्रेशनेस देती है ना, इसलिए फ्रेशनेस देती है। इसलिए देखोगे इसके जो ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन के जो एट्रीब्यूट्स है वो मनोरंजन का है, आनंद का है, खुशी का है, नेटवर्किंग देता है, एक आदमी को दूसरे आदमी से जोड़ने का जो चीज़ होता है वो हैप्पीनेस, खुशी, ग्रोथ, विकास, और चर्निंग, मंथन। चर्निंग का भी जो है कैपेसिटी, एक चीज़ को ऊपर अलग अलग तरीकों से विश्लेषण करना, ये सब चीज़ वायु तत्व के गुण है। तो वायु तत्व ये सब चीज़ें को हम लोग दर्शाते हैं। अगर किसी के लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, खुशी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेशनेस नहीं, तो इसका मतलब उसके घर का जो वायु तत्व है वो डिस्टर्ब है ना। आगे आते हैं, आगे है फायर तत्व, अग्नि तत्व या एट्रीब्यूट्स ऑफ फायर एलिमेंट। तो अग्नि तत्व का जो टेस्ट होता है वो स्पाइसी होता है, और इसका जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर शेप होता है, त्रिकोण की तरह ना, त्रिभुज की तरह। और इसका जो मेटल होता है वो तांबे का होता है, कॉपर जिसको बोलते हैं। और इसका जो कलर होता है वो रेड और पिंक। अगर कोई चीज़ रेड और पिंक कलर का है तो वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट। तो वास्तु में हम लोग देखते हैं कहीं पे भी अगर अग्नि तत्व की कमी है, अब हम आगे हम लोग आपको बार चार्ट ये सब बताएंगे, तो उसमें हर डायरेक्शन में किस तत्व की कमी है उसको कैसे बैलेंस करते हैं घर में, वो भी सिखाएंगे। तो इसलिए देखेंगे बहुत सारे जो रेमेडीज होते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं वास्तु के, वो अगर अग्नि तत्व की कमी होती है तो वहाँ पे रेड बल्ब लगाते हैं घर में। रेड बल्ब लगाने से क्या होता है, वो जो रेडनेस होता है वो फैलता है, जिससे हमारा जो इनबैलेंस था अग्नि तत्व का वो कंप्लीट हो जाता है। कोई भी स्पाइसी चीज़ वो क्या फायर तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉपर की चीज़ें, कॉपर के यूटेंसिल्स फायर तत्व को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए कॉपर के यूटेंसिल्स किचन में होने चाहिए जिसमें कॉपर हो। ट्रायंगल, त्रिकोण, कोई भी त्रिभुज आकार के जो चीज़ें हो वो सब चीज़ें, जैसे झंडा होता है, ट्रायंगुलर जो झंडा होता है वो सब फायर तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं फायर एलिमेंट्स के? स्पार्क, जो चमक होता है, इनिशिएशन, कोई भी चीज़ की शुरुआत करना ना, इग्निशन, कोई भी चीज़, इग्निशन मतलब आग लगाना या चालू करना। लाइट, प्रकाश देता है, और ये हमेशा स्टेट होता है। आप देखोगे जो वाटर एलिमेंट्स था वो वेवी था, फायर हमेशा ऊपर की तरफ चलता है। एक मोमबत्ती जला तो उसका लो हमेशा ऊपर की तरफ, तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा सीधा रहता है। फाइट को रिप्रेजेंट करता है। क्लैशेस, जो जहाँ भी झगड़े होते हैं वहाँ पे लोगों को क्रोध आता है, तभी तो झगड़े होते हैं। और क्रोध हमेशा क्या होता है, क्रोध जो होता है ना फायर से रिप्रेजेंट होता है। आप बोलते हैं ना एकदम आग बबूला हो गया, आग बबूला हो गया मतलब क्या, उसके अंदर फायर एलिमेंट बहुत आ गया, फायर एलिमेंट बहुत हावी हो गया। तो ये सारे फायर के एट्रीब्यूट्स हैं। आगे देखते हैं भूमि तत्व के गुण ना, अर्थ एलिमेंट। तो इसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, और इसके जो शेप होते हैं वो स्क्वायर, वर्गाकार होते हैं, स्क्वायर शेप के होते हैं। कोई भी चीज़ जो स्क्वायर शेप का हो वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जब भी हम प्लॉट बनाते हैं हमें कोशिश करना चाहिए कि जितना अधिक से अधिक स्क्वायर प्लॉट बनाएं। स्क्वायर प्लॉट जो होता है बेस्ट होता है वास्तु के अनुसार घर बनाना। आगे आपको पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा क्यों स्क्वायर प्लॉट ही बेस्ट होता है। और सब प्लॉट भी हो सकता है, उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर जो प्लॉट होते हैं वो वास्तु के अनुसार उसको डिजाइन करना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी प्रदान करता है। इसका जो मेटल होता है वो ब्रास होता है, ब्रास यानी कि पीतल। ब्रास में क्या होता है, ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर
कॉपर एंड आयरन, नॉट कॉपर एंड आयरन, पीतल ना, पीतल हो गया, कॉपर एंड टिन। कॉपर एंड टिन को जब मिक्स करके बनाते हैं तो ब्रास बनता है। कॉपर एंड जिंक को जब मिक्स करके बनाते हैं तो ब्रोंज बनता है। तो जो ब्रास है, इसके भूमि तत्व का जो मेटल है वो ब्रास है। कहीं कहीं भूमि खराब होती है तो आप देखोगे इसका बहुत सारा ट्रीटमेंट होता है कि ब्रास के मेटल्स को जमीन के नीचे स्थापित करते हैं। इसका जो कलर होता है येलो और गोल्डन होता है भूमि तत्व के जो कलर, तो कोई भी चीज़ जो येलोइश कलर हो या गोल्डन कलर हो वो भूमि तत्व, इसलिए ब्रास का भी आप कलर देखेंगे येलोइश होता है या गोल्डन येलोइश होता है, इस टाइप से। इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, भूमि जो है अस्थिरता प्रदान करती है, स्टेबिलिटी प्रदान करती है ना। इसलिए आप देखोगे जो साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो अर्थ का डायरेक्शन है, वहाँ पे क्या होता है, स्थिरता देती है ना, ये सॉलिडिटी देती है, दृढ़ता देती है, किसी चीज़ को हेवी भारी रखती है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन सबसे भारी डायरेक्शन होता है, नॉर्थ उसके जस्ट अपोजिट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे हल्का डायरेक्शन होता है। तो कोई भी चीज़ जो हेवीनेस को रिप्रेजेंट करता है वो भूमि तत्व के गुण दिखाता है। केयर, देखभाल करना, रिलेशनशिप जो रिश्ता होता है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। जो प्रीति, जो संबंध होता है, जो लविंग नेचर जो बोलते हैं, वो सारी चीज़। किसी के घर में एक दूसरे के बीच में अच्छा संबंध नहीं रहता है, झगड़ा होते रहता है, कोई किसी का आदर नहीं करता है, परिवार में एक दूसरे से बनती नहीं है, यानी कि उसका साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम, क्योंकि ये रिलेशनशिप को दिखाता है। सपोर्ट, जो अर्थ एलिमेंट होता है सपोर्ट, अर्थ पे ही सब कुछ टिका हुआ है। जैसे हम बोल सकते हैं हम एक कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन फाइनली कुर्सी कहाँ पे टिका हुआ है, अर्थ पे टिका हुआ है ना। इसी तरह कोई भी चीज़, ये पेन टेबल, ये कुर्सी पे मान लिया रखा हुआ है, तो पेन का सहारा कौन हुआ, कुर्सी, कुर्सी का सहारा कौन हुआ, ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का सहारा कौन हुआ, पिलर्स हैं, पिलर्स के सहारा कौन है, फाइनली अर्थ। तो अर्थ जो होता है वो स्टेबिलिटी प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है, सपोर्ट प्रदान करता है। तो हर चीज फाइनली अर्थ पे ही आके टिका हुआ है। अर्थ के बाद जो है वो है आकाश तत्व के गुण, एट्रीब्यूट्स ऑफ स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट का जो टेस्ट होता है वो बीटर होता है, करवा टेस्ट जो बोलते हैं। करवा समझ रहे, तीखा और करवा में अंतर होता है। तीखा मतलब स्पाइसी, जैसे आप लाल मिर्च खा लिए, हरा मिर्च खा लिए, उसका तीखा होता है। करवा मतलब उस एग्जैक्टली स्पाइसी उसको नहीं बोलते, जैसे आंवला हुआ करवापन होता है, करेला हुआ तीखा नहीं होता है लेकिन करवापन होता है। ये सब टाइप के जो टेस्ट होते हैं उसको करवा टेस्ट बोलते हैं। तो इसका जो टेस्ट होता है स्पेस एलिमेंट को करवा होता है। इसका जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर, जिसको वृत्तीय बोलते हैं, वृत्त की तरह जो होता है। इसका जो एलिमेंट होता है, जो मेटल जो होता है वो आयरन होता है, और इसका जो कलर जो होता है वो ग्रे होता है। ग्रे मतलब धुएं के कलर, जैसे आग जलती है तो धुआं निकलता है, वो कलर देखें एकदम ग्रे कलर का जो होता है। तो उस टाइप के जो कलर जो होते हैं वो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आयरन जो होते हैं वो स्पेस एलिमेंट के। तो जहाँ कहीं भी स्पेस एलिमेंट की कमी हो वहाँ पे आप आयरन की चीज़ें लगा सकते हैं घर में। एट्रीब्यूट्स, इससे क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, ये मैनिफेस्टेशन प्रदान करता है, अभिव्यक्ति, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। स्पेस एलिमेंट देखिए आपके नॉर्थ वेस्ट, ये सब जो डायरेक्शन है ये सारे स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फुलफिलमेंट, जो पूर्ति होती है, गेंस, लाभ, जो वेस्ट डायरेक्शन जो होती है, वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये सब स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, चर्निंग, मंथन, ये सारे चीज जो होते हैं स्पेस गेंस नहीं हो रही लाइफ में, फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्पेस एलिमेंट कमजोर है ना, उसको बैलेंस करना है। फिर कैसे बैलेंस करेंगे हम आपको आगे किसी सेशन में बताएंगे ना। आगे का जो क्लास होने वाला है इससे थोड़ा और टेक्निकल है। अभी तक मुझे लगता है जो भी हुआ है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमने अभी तक सिर्फ सोलर डायरेक्शन देखे, उसके प्रॉपर्टीज देखे, 5 एलिमेंट्स देखे, अभी उसके प्रॉपर्टीज देखे। अब ये 5 एलिमेंट्स को और भी डिटेल में जानने वाले हैं।
विरोधी तत्व, हमने एंटी एलिमेंट्स का साइकिल पढ़ा था, है ना, एंटी एलिमेंट्स का साइकिल। वाटर जो होता है फायर का एंटी एलिमेंट्स होता है, फायर जो होता है स्पेस का एंटी एलिमेंट्स होता है, स्पेस जो होता है एयर का एंटी एलिमेंट्स होता है, एयर जो होता है वो अर्थ का एंटी एलिमेंट्स होता है, और अर्थ जो होता है वो वाटर का एंटी एलिमेंट्स होता है। तो जल है, हम एक एक एंटी एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके होने से किस किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो जल तत्व है, जल तत्व अगर अग्नि के दिशा में आ जाए तो क्या होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वहाँ पे समस्याएं आएंगी। अग्नि तत्व के रिलेटेड जो चीज़ें हैं जल तत्व उसको बहा देगी, उसको बहा के खत्म कर देगी। जल का क्या नेचर है, वेवी नेचर है। अग्नि का क्या नेचर है, स्ट्रेट त्रिकोणा नेचर है। तो अगर जल तत्व की चीजें अगर अग्नि तत्व के जगह पे आ जाए तो उस चीजों को बहा देगी, उस चीजों को हटा देगी। तो अग्नि तत्व के क्या क्या डायरेक्शंस है, साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ, ये तीनों जो डायरेक्शन थे वो फायर एलिमेंट के डायरेक्शन थे। और ये चीजें क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, मनी, कैश फ्लो, फायर, स्पार्क, इनिशिएशन, है ना, कॉन्फिडेंस, पावर, ये सारी चीजें जो होती है वो सब अग्नि तत्व रिप्रेजेंट करती है। अगर वहां पे वाटर एलिमेंट की चीजें आ गई ना तो क्या करेगी, इन सब चीजों को बहा देगी। आपका जो पैसे आएंगे वो क्या हो जाएगा, आएंगे और चले जाएंगे, ऐसे रहेंगे नहीं। आपको प्रोन्नति नहीं मिलेगी, आपको विकास नहीं मिलेगा, आपके अपॉर्चुनिटीज आएंगे और चले जाएंगे। अब आपका जो कुर्सी होगा, वो जो सत्ता होगा वो चलेगा नहीं, है ना। सत्ता तो रहेगा लेकिन उसका कुछ वैल्यू नहीं दिखेगा, कोई वैल्यू नहीं करेगा। किचन्स में प्रॉब्लम, किचन जो होता है जनरली साउथ में अगर किचन है तो उसमें प्रॉब्लम्स आने लगेगी। तो ये सब चीजों में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो यानी कि जो जल तत्व है वो अग्नि तत्व में प्रेजेंस है उसका। जल तत्व अगर अग्नि तत्व में हो तो इन सब चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगेगी। जल तत्व अग्नि तत्व की चीजों को बहा देता है, इसीलिए जल तत्व का वहां पे नहीं होना चाहिए। जैसे मोबाइल हुआ, अब मैं जैसे बताया था जल तत्व एक भावना है, उसको एक भावना की तरह लेके, जल तत्व ये मतलब नहीं कि जल होना। एक गिलास पानी जल तत्व को रिप्रेजेंट नहीं करता है, एक बोतल में रखा हुआ पानी जल तत्व को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि वो क्या है, वो स्थिर है। वो पानी जो है वो स्थिर है, तो वो जल तत्व को रिप्रेजेंट, हालांकि वो जल है लेकिन जल तत्व को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। एक गिलास रखा हुआ पानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थ तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये मोबाइल जो हमको कनेक्शन के लिए यूज में आता है, एक जगह से दूसरी जगह बात करते हैं, ये वाटर तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो घर में रखा हुआ टीवी जो होता है वो वाटर तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, जल तत्व को रिप्रेजेंट। टीवी के थ्रू हम देश विदेश के समाचार जानते हैं, है ना, हमारा कनेक्शन बनता है। तो ये तत्व को भावनाओं से समझिए। ये तत्व, ये मतलब जल तत्व मतलब ये नहीं कि जल, एक रखा हुआ जल भी अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है ना। और एक बहता हुआ चीज जिससे फ्लो होता है, जिससे चीजें चलती है, वो सब चीजें अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। फ्रिज हो गया, फ्रिज में हम लोग पानी रखते हैं ज़्यादातर, लेकिन फ्रिज वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, फ्रिज अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फ्रिज का यूज क्या है, प्रॉपर्टीज का, वो आजकल जनरली फ्रिज लोग स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। वो कोई चीज़ स्टोर करके रखा हुआ है, वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि वहीं पर रखा हुआ। तो ऐसे हमको समझना पड़ेगा, हर जो भी चीज़ें हैं उसके प्रॉपर्टीज के अनुसार उसको तत्वों में डिवाइड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन से तत्व की चीज़ घर में कहाँ पे होनी चाहिए। इसलिए हर चीज़ों का स्थान है, कहाँ पे फ्रिज रखना है, कहाँ पे कूलर रखना है, कहाँ पे मिक्सर रखना है, कहाँ पे वाटर टैंक बनाना है ना, कहाँ पे टीवी होना चाहिए। हर चीज़ का क्योंकि उसके तत्व को पहचाने और उस तत्व के अनुसार उसको उसी तत्व के डायरेक्शन में, उसी तत्व की दिशा में उसको रखने से वो फायदा होता है। नहीं तो प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, अलग अलग तरह के एनर्जी इनबैलेंस होते हैं, जिससे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आती है।
अगला विरोधी तत्व वायु। वायु के जो एंटी एलिमेंट्स है वो है अर्थ, भूमि। भूमि के कौन कौन से डायरेक्शंस हुए? साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। ये जो दोनों चीज़ें होती है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डिस्पोजल को दिखाता है ना। साउथ वेस्ट दिखाता है रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी, एक्सपेंसेस, ये अर्थ तत्व के एलिमेंट, ये सब चीज़ नोट करती है। अगर वायु तत्व आ जाता है अर्थ तत्व के जगह पे तो वो चीज़ों को हटा देता है, दूर ले जाता है। स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, रिलेशनशिप नहीं रहेगा, ठीक से प्रॉब्लम आएगा, एक दूसरे को दूर लेके जाएगा, एक दूसरे को सेपरेट कर देगा। तो वायु तत्व के जो भी एलिमेंट्स है, जैसे पेड़ पौधे, ये सब वायु तत्व के एलिमेंट्स है। तो पेड़ पौधे को साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं लगाना चाहिए ना। बहुत लोग घर में पेड़ लगाते हैं छोटे छोटे, तो वो सब लगाने से फिर ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। तो पेड़ को कहाँ लगाइए? जो वायु तत्व के जो एलिमेंट्स के जो डायरेक्शन है, जैसे ईस्ट डायरेक्शन हो गया या ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ये सब वायु तत्व के, तो उधर पेड़ लगाइए, बहुत अच्छा होता है। आगे अग्नि। अग्नि के जो विरोधी तत्व है वो है आकाश। आकाश कौन कौन से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो तीनों डायरेक्शन है, जो एजुकेशन के डायरेक्शन है, हमारे गेन्स के डायरेक्शन है, प्रॉफिट के डायरेक्शन, डिप्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, ये सारी चीज ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। तो अग्नि तत्व अगर आकाश के इसमें आएगा तो आकाश तत्व के जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी इस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स है, उसको जला देती है, उसको खत्म कर देती है। आपके लाइफ में गेंस नहीं आएंगे, गेंस तो आएंगे लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होगा, उसको जला दिया जाए। एजुकेशन की प्रॉब्लम होगी, सेल्फ रियलाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, इंट्रोस्पेक्शन की प्रॉब्लम होगी। एजुकेशन तो आएगा, पढ़ाने का सब फैसिलिटी रहेगा, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगेगा, है ना, उस चीज़ को जला देती है। तो अग्नि तत्व के जो भी एलिमेंट्स हैं वो अगर आकाश तत्व में है तो ये सब डायरेक्शन में प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाते हैं। अगला जो है भूमि। भूमि का जो एंटी एलिमेंट्स है, जो विरोधी तत्व है, वो है जल। तो भूमि जो होती है वो स्थिरता देती है, ब्लॉकेज देती है। जब भी भूमि जल तत्व के दिशा में जाएगी तो वो ब्लॉक क्रिएट करेगी, वहाँ पे रुकावट क्रिएट करेगी। जल का नेचर है बहना और भूमि का नेचर है रोकना, उसको ब्लॉक करना। तो भूमि तत्व के गुण अर्थ एलिमेंट्स जब भी जाएंगे वाटर एलिमेंट्स में, वाटर एलिमेंट्स के डायरेक्शन में, तो वहाँ पे उन सब चीज़ों में रुकावट आएगी। वाटर एलिमेंट्स की कौन कौन से जोन है? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। ये जो चारों डायरेक्शन है वाटर तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर भूमि तत्व का आ जाएगा तो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आना कम हो जाएंगे, फ्रेंचाइजीज कम हो जाएंगे, अट्रैक्शन कम हो जाएगा, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगेगी, है ना, विजन में प्रॉब्लम आएगी, माइंड स्टेबल नहीं रहेगी, क्लैरिटी नहीं रहेगी लाइफ में, ब्लॉकेज लगेगा, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस टाइप की सिचुएशंस बहुत जीवन में परेशान करने लगती है। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अर्थ एलिमेंट प्रेजेंट है, इसलिए यह प्रॉब्लम आ रही है। अर्थ एलिमेंट्स कोई भी चीज़ जो रखा हुआ है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पानी का टंकी बहुत लोग सोचते हैं वाटर एलिमेंट्स होता है, ये वाटर एलिमेंट्स नहीं होता है। उसको वाटर एलिमेंट्स सोच के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं, लेकिन पानी का टंकी ये स्टोरेज है, ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एक अपार्टमेंट था, एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट जिसमें बहुत सारे अपार्टमेंट्स थे, बिल्डिंग थे जिसमें बहुत सारे अपार्टमेंट थे। उन्होंने हर घर के ऊपर पानी का टंकी लगाया हुआ था एक ही डायरेक्शन में, नॉर्थ। और संयोग बस देखिए वो उसका ऐसा इफेक्ट है कि उस घर में जितने भी अपार्टमेंट थे, हर अपार्टमेंट्स में रहने वाले को हर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम था, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम था, हार्ट रिलेटेड डिजीज था। वो क्यों? वो एनर्जी इनबैलेंस होने के कारण हुआ। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पानी का टंकी बना दिया, जो कि अर्थ एलिमेंट को, पानी फ्लोइंग वाटर को रिप्रेजेंट करता है। अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो भी अंडरग्राउंड चीज़ होती है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है।
लेकिन पानी का टंकी एक स्टोरेज की तरह यूज होता है, वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब चीज़ें जो जो अर्थ एलिमेंट अगर आ जाए वाटर के एलिमेंट में, तो ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम होता है, इसको हम लोग को सुधारना चाहिए। आकाश एलिमेंट्स के एंटी एलिमेंट्स होता है वायु, जो स्पेस है उसके एंटी एलिमेंट्स क्या होता है, वायु तत्व होते हैं। तो अगर आकाश जो है, स्पेस जो है, अगर वायु तत्व के डायरेक्शन में आ जाए तो वो चीज़ों को ख़त्म कर देता है। कौन कौन सी डायरेक्शन है वायु के, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये जो तीनों डायरेक्शन है वो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। वायु तत्व हमारे जीवन में क्या देता है, मनोरंजन, आनंद, खुशी, हर्ष, ना, रिक्रिएशन, कनेक्शन, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, हैप्पीनेस, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो लाइफ से हैप्पीनेस चली जाएगी अगर स्पेस एलिमेंट आ गया। स्पेस एलिमेंट मतलब स्पेस क्या क्या चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी सर्कुलर चीज़ें हो ना। स्पेस का मेटल क्या था, स्पेस का मेटल हमने भी देखा था ना, स्पेस एलिमेंट के गुण, लोहा, लोहे का सामान हो, कोई भी कर्मा सामान हो, और कोई ग्रे कलर की चीज़ें हो, ग्रे कलर से पेंटिंग किया हुआ है मान लीजिए इन सब डायरेक्शन में, तो वहाँ पे स्पेस एलिमेंट का प्रेजेंस है। जो भी इस डायरेक्शन में कोई चीज़ें है, आपने घर को, वो जो वहाँ जो रूम है उसको ग्रे कलर से पेंट किया, ग्रे कलर का टाइल्स लगाया है वहाँ पे, इसका मतलब उस डायरेक्शन में स्पेस एलिमेंट है। स्पेस एलिमेंट होने से फिर ये सब प्रॉब्लम आएंगे। या लोहे का चीज़ उधर रखा हुआ है ना, लोहे का सामान उधर रखा हुआ है बहुत सारा चीज़, तो वो भी स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखना है, इसीलिए ये चीज़ जानना, ये सब अभी तक जो भी चीज़ें हमने पढ़ा वो बहुत बेसिक, लेकिन इतना पढ़ के भी आप लोग को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा ना। एक तो 16 डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स और फिर ये 5 एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स, तो आपका भी दिमाग का जो मोटर है वो ऑन हो गया। आपके घर में जो जो सामान है, जो जो चीज़ें हैं, हर चीज़ के बारे में सोचिए वो कौन सी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसी पांचों में से कोई एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, और वो किसी न किसी डायरेक्शन में, इसी 16 में से किसी एक डायरेक्शन में वो है ना। तो मैंने ये भी बता दिया साथ साथ कि कौन से डायरेक्शन में कौन सा एलिमेंट होता है ना। जैसे ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये तीनों एयर एलिमेंट के अंदर आते हैं। तो इस डायरेक्शन में देखिए घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन से एलिमेंट हैं, वहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है, इसको कैसे हम सुधार सकते हैं। तो ये जो है बेसिक फंडास है वास्तुशास्त्र के, स्थापत्यविद के, एकदम बेसिक है। तो अगर ये चीज़ें अगर अच्छे से आ जाए, किसी को सिर्फ इस सब्जेक्ट पे पकड़ आ जाए, 5 एट्रीब्यूट्स जो हैं, 5 एलिमेंट्स के सोलर डायरेक्शन के, वो 50% वास्तु मतलब आराम से कर सकता है, सीख सकता है। इतने चीज़ों को सुधार के घर को पूरा अच्छा से बना सकता है। उसके हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आते हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसका कुछ न कुछ वास्तु से कनेक्शन है। ये वास्तु क्या है, आपका एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है। वास्तु कहीं और से चालू नहीं होता है, कोई आके ऐसा कर दे नहीं। आप जो एनर्जी, हर आदमी एक पार्टिकुलर एनर्जी कैरी कर रहा है ना। हर आदमी एक पार्टिकुलर एनर्जी से सिंक होके चल रहा है। हर आदमी का कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव एनर्जी होता है, वो उसके जन्म से निर्धारित होता है। उसके जो चार्ट होते हैं, जो बर्थ चार्ट होते हैं, वो किस नक्षत्र में जन्म लिया, उस समय ग्रहों के क्या पोजीशंस थे, किस टाइम पे जन्म लिया, इन सब के अनुसार वो हर आदमी का एक पार्टिकुलर एनर्जी पे सिंक्रोनाइज होता है। वो फ्रीक्वेंसी मैच करता है। वो जहाँ भी जाता है वही फ्रीक्वेंसी कैरी करता है अपने साथ। और वास्तु क्या है, आपके घर का वास्तु कुछ और नहीं बल्कि आप अपना जो एनर्जी है, आपका जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के अनुसार चीज़ें अरेंज हो जाती है। जरूरत नहीं कि आप जिस घर में आप वो घर छोड़ के दूसरी जगह चले जाइए, वहाँ जाके भी आप, क्योंकि आपका तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होना, आप उसी के अनुसार आपके घर में चीज़ें अरेंज हो जाएगी। और ये मैक्सिमम टाइम होता है। आप देखो किसी आदमी का चार्ट से उसका घर को मिलाओ, घर के वास्तु को मिलाओ, पूरा मैच करता है। क्यों कोई आदमी रेड कलर का ही बाइक खरीदता है, क्यों कोई आदमी ब्लू कलर का ही फ्रिज रखता है,
क्यों उसका फ्रिज गलत डायरेक्शन में रखा हुआ है ना, क्यों उसका डोरमेट वैसा है ना, क्यों उसके लाइफ में मनी फ्लो का, क्योंकि ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक दूसरे से फुल्ली कनेक्टेड है। तो एक एस्ट्रो वास्तु भी होता है, थोड़ा मोड़ा एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए अगर हमको टाइम मिलेगा। इन वन विथ एस्ट्रोलॉजी हमने अलग से पढ़ाया है, लेकिन जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़े उनको शॉर्ट में अगर समय मिलेगा तो थोड़ा ये एस्ट्रो वास्तु का कनेक्शन का भी हम लोग बताएंगे आप लोग को। लेकिन अभी जो हम लोग फोकस करें सिर्फ अभी वास्तु सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वास्तु का कोई भी जो रेमेडीज होता है, कोई भी जो ट्रीटमेंट होता है, बिना एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है कंसल्टेशन। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, अभी एक घर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, आप अकेले तो नहीं रहते, आपके साथ पापा मम्मी, आपके वाइफ या कोई भी जो भी साथ में रहते हैं। तो अब आप कुछ वास्तु चेंजेस करते हैं, वो हर के जीवन में इफेक्ट होता है, उससे जो भी उस घर में रह रहे हैं उसके जीवन में इफेक्ट होता है। अभी एक आदमी था, उसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसको एक रेमेडी बताया कि घर के इस डायरेक्शन में आपको जस्ट गेट के सामने एक मिरर लगा दो, एक बड़ा सा मिरर लेके आओ, लगा दो। अब वो मिरर लगाने से उसका जो भी प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया, जो भी पैसे का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, लेकिन उसकी माँ का तबीयत खराब होने लगा, माँ बहुत बीमार पड़ने लगी। तो उसके लिए अच्छा हो गया, लेकिन उसके घर वालों के लिए क्या हो गया, खराब हो गया। तो इसीलिए जब हम रेमेडीज करते हैं कोई भी चीज़, तो हमको सब कुछ देखना होता है कि ये करने से किसी दूसरे का भी नुकसान तो नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए ये एस्ट्रो वास्तु का कंसेप्ट फिर आता है। एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु, देयर इज कनेक्शन, दोनों के बीच में कुछ संबंध है, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। इसलिए एक वास्तु कंसल्टेंट को एस्ट्रोलॉजी का भी थोड़ा मोड़ा ज्ञान होना जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप फुल्ली एस्ट्रोलॉजी सीखिए, 100% सीख लीजिए, तो फिर वो भी पॉसिबल नहीं है सब कुछ सीखना। लेकिन बेसिक जो नॉलेज होता है एस्ट्रोलॉजी का वो आना चाहिए कि बर्थ चार्ट क्या होता है, ग्रहों के क्या क्या नाम है, क्या क्या ग्रहों के गुण हैं, और वो कहाँ पे कितनी राशियाँ हैं, फिर राशियों के क्या क्या गुण हैं, और कहाँ पे कौन से ग्रह होने पे क्या प्रभाव डालते हैं। ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो सीखिए, क्योंकि वो उस चीज़ का यूज वास्तु में भी आता है ना। तो खैर, हमने जो भी अभी तक सीखा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके आगे बढ़ने के पहले, क्योंकि इसके आगे हम एक्चुअल जो फील्ड में जाके हम लोग जो करते हैं, किसी के घर में जाके जो वास्तु कंसल्टेंट करते हैं वो कैसे करते हैं वो सिखाने वाले हैं। इसके पहले ये चीज़ें पूरा अभी तक जो पढ़ा है वो पूरा एकदम याद होना चाहिए। आपको क्लास के बाद जाके खुद से लिखिए, हर दिशाओं के गुण लिखिए, हर तत्व के गुण धर्म लिखिए, उसको पहचानने की कोशिश करिए, इस एनर्जी से सिंक होने की कोशिश करिए, वास्तु की एनर्जी से, तभी ये मैनिफेस्ट हो रही है। इवन आप जो वास्तु सीख रहे हैं वो भी आपका जो फ्रीक्वेंसी है इससे सिंक हो रहा है, तभी आप वास्तु सीखने के लिए उत्सुक हैं। तो ये था, अभी तक हमने 5 तत्व के बारे में बताया। हमने बहुत सारे एलिमेंट के बारे में बीच बीच में चर्चा किया, जैसे टीवी, फ्रिज, मिक्सर क्या होता है, वो चीज़ें को घुमाता है, वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, मंथन के डायरेक्शन में होना चाहिए ना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन के, जिधर किचन होता है उधर होना चाहिए। बहुत लोग ऐसा सवाल पूछते हैं, अभी क्या करें, जैसे टॉयलेट बन गया है हमारे गलत नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या किसी ऐसे डायरेक्शन में, अभी उसको तोड़ भी नहीं सकते, तोड़ेंगे तो पूरा बिल्डिंग गिराना पड़ेगा, तो क्या करें। तो बिल्डिंग गिराने की जरूरत नहीं है। टॉयलेट मतलब उसको हम लोग ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, कुछ उपाय भी कर सकते हैं उसका। तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है ये सब एलिमेंट्स के आधार पर होता है। बहुत सारे ट्रीटमेंट का तरीका है, वो हम बताएंगे। तो उसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट हमको बनाना है खुद से, है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइकिल होता है, एलिमेंट्स का साइकिल, वो हमको अच्छी तरह याद होना चाहिए ना। टॉयलेट किस डायरेक्शन में है, हर डायरेक्शन में टॉयलेट का ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है ना। टॉयलेट मान लीजिए वो रिप्रेजेंट करता है किसको, वो डिस्पोजल को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए अगर नॉर्थ डायरेक्शन में चला गया ना,
नॉर्थ डायरेक्शन में चला गया था, यानी कि डिस्पोजल मतलब ये हो गया आपको साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है डिस्पोजल गोइंग की। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन का चीज़ें कहाँ चला गया आपको, नॉर्थ में चला गया। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो इसके थ्रू करेंगे जो हमने अभी सीखा है एलिमेंट्स। तो अपने जो सोचने का जो विजन है, जो स्कोप है, उसको बढ़ाइए और आगे फिर सीखने में बहुत मज़ेदार आएगा। तो आगे वास्तु मूल्यांकन, वास्तु इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, क्योंकि हमारा जॉब जो है वास्तु कंसल्टेंट का है मान लीजिए, तो हमें ये चीज़ आना चाहिए कैसे किसी घर का वास्तु मूल्यांकन करें, वास्तु इवैल्यूएशन करें, क्या क्या इसमें दोष है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला जो चीज़ होता है, दवा देने के पहले सबसे पहला जो चीज़ होता है वो रोग को पहचानना। 90% एफर्ट क्या लगता है, रोग को पहचानने में लगता है, 10% एफर्ट सिर्फ लगता है दवा लिखने में। बेस्ट डॉक्टर किसको माना जाता है, जो रोग को पहचानता है ना। अब रोग ही नहीं पहचानेगा तो फिर दवा जो देगा तो फिर वो गलत काम करेगा ना। तो जो वास्तु इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। अब जब इवैल्यूएशन ही सही नहीं कर पाएंगे तो फिर आप जो भी रेमेडी देंगे वो फिर काम नहीं करेगा। तो 90% सक्सेस इस पे डिपेंड करता है कि आपने इवैल्यूएशन सही किया है कि नहीं। सिर्फ 10% डिपेंड करता है कि आप फिर क्या रेमेडी दे रहे हो। अगर इवैल्यूएशन सही है तभी रेमेडीज काम करेगा, नहीं तो वो कैसा है, अंदाजी मार रहे हैं फिर ना। तो वास्तु इवैल्यूएशन का एक प्रोसीड्यूर मैंने बनाया है, ये 5 स्टेप में करने के लिए, है ना। जनरली लोग ऐसा कई स्टेप आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा। और जो भी विश्वकर्मा प्रकाश बुक है, माया मतम बुक है, तो ये मैंने मॉडर्न वास्तु से लिया है कि लोगों का जो प्रॉब्लम है मॉडर्न वास्तु का थोड़ा ट्रेडिशनल वास्तु से अलग है। ट्रेडिशनल लोग ऑटोमेटिक वास्तु के अनुसार ही अपना घर बनाते थे, कंसल्ट करके बनाते थे। और आजकल हम किसी ब्रोकर के थ्रू घर खरीदते हैं, या कहीं पर बना होता है, बन गया उसको तोड़ नहीं सकते। तो फिर उस ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़रूरत हो जाता है कि हम उस घर को ट्रीट करें, वास्तु के अनुसार उसको ट्रीटमेंट दें, कि कुछ चीज़ें एडजस्ट करके, कुछ चीज़ें चेंज करके उसको वास्तु परफेक्ट घर बनाया जा सके। तो उसके लिए हमको वास्तु इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वास्तु इवैल्यूएशन में क्या क्या करना होता है, जब भी आप किसी के पास जाते हैं, कोई भी आदमी आपको वास्तु कंसल्टेंट के लिए बुलाता है, तो पहले उसका प्रॉब्लम क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उस व्यक्ति से पूछने। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, एक आदमी ने बताया था कि जीवन में खुशी नहीं है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है ना। तो उसका ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ट्रीट किया गया, लेकिन पता चला उसके घर में लोग सब बहुत खुश रहने लगे, लेकिन ये आदमी ही दुखी रहने लगा। क्यों? क्योंकि लोग जब खुश होते थे तो पार्टी करने जाते थे, दुकान पे जाते थे, बहुत एक्सपेंसिव होता था। और ये आदमी क्या था, कंजूस था, है ना। तो कंजूस आदमी का अगर पैसा खर्चा होता है तो वो दुखी हो जाता है। तो ये आदमी हमेशा दुखी रहता था, जिसके कारण। तो ये जो व्यक्ति की जो आवश्यकता है, जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो सबसे पहले प्रॉपर्ली नोट करने का कि इसको प्रॉब्लम हो कहाँ रहा है और ये प्रॉब्लम किस डायरेक्शन के कारण आ रहा है ना। तो प्रॉब्लम इसको आनंद क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि पैसे की सेविंग नहीं हो रही थी, इसलिए इसको आनंद नहीं आ रहा था, पैसे रुक नहीं रहे, है ना। तो वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरत है। गेंस नहीं हो रहे, लाभ नहीं हो रहे, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम था, हमने ट्रीट क्या कर दिया, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ट्रीट कर दिया। तो जो सुनने में जो आता है, आदमी जो बोलता है, उसको फिर वास्तु के अनुसार हम कैसे देखें, वास्तु के अनुसार किस डायरेक्शन का ये प्रॉब्लम हो सकता है, वो हमको देखना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, उसको स्पष्ट रूप से लिखना और उसका मूल्यांकन करना कि वो एक्चुअल में कहाँ का प्रॉब्लम है। फिर दूसरा स्टेप जो होता है वो घर का कोण निकालना, डिग्री ऑफ हाउस। डिग्री ऑफ हाउस, अब डिग्री ऑफ हाउस क्या है कि हर हाउस एक्चुअल में किस नॉर्थ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है,
नॉर्थ और साउथ के बीच में है तो कितने डिग्री पे है ना? क्योंकि जब तक हम डिग्री नहीं निकालेंगे पूरे घर का, उसमें डायरेक्शन कैसे मार्क करेंगे, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शंस। अगर सही से डायरेक्शन मार्क नहीं हुआ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, है ना? तो डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले घर का डिग्री निकालते हैं। ये सारे जो 5 स्टेप है, 5 स्टेप को मैं कल आपको दिखाऊंगा कैसे क्या क्या चीज़ करते हैं, कैसे नापते हैं, कैसे डिग्री निकालते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी जस्ट मैं ये 5 स्टेप बता रहा हूँ। तो घर का कोण निकालना, डिग्री निकालना, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं डिग्री निकालने के। फिर उसके बाद घर का केंद्र बिंदु निकालना। केंद्र बिंदु मतलब सेंटर ऑफ द हाउस, तो वहीं से सारी दिशाएं नापी जाएंगी, है ना? अब ये सब जो काम है, जो घर का, अगर घर का मैप अवेलेबल है, जनरली घर का मैप बनाना, ये सब बनाना एक वास्तु कंसल्टेंट का काम नहीं होता। ये सब जो सिविल इंजीनियर जो करते हैं, ये लोग ऑलरेडी घर का मैप बना के रखते हैं। नहीं भी है, या फिर जो लोग ऑटोकैड ये सब सॉफ्टवेयर जानते हैं, वहाँ से इजीली बन जाता है ना? आजकल बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी भी आते हैं, है ना? जैसे ड्राफ्टमैन, ये सब चीज़ें। आप ड्राफ्टमैन वेबसाइट पे जाइए, वो लोग आपको घर का नक्शा बना के दे देते हैं। तो सबसे पहले आपके पास घर का नक्शा होना चाहिए। अभी विदाउट घर के नक्शे के आप एग्जैक्टली मार्क नहीं कर पाएंगे। घर का हर एक कोना आप एग्जैक्टली कौन से डायरेक्शन में आ रहा है बिना नक्शे। तो अगर आपके पास नक्शा है तो नक्शे के ऊपर सेंटर मार्क करना है, नक्शे के ऊपर डायरेक्शंस मार्किंग करनी है ना? तो वो मार्किंग करके फिर हम, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे डायरेक्शंस को मार्किंग करते हैं। यहाँ पे ग्रीन या जैसे आप ये नक्शा देख रहे हैं, ये घर का एक प्रॉपर डिजाइन किया हुआ नक्शा है। ऐसा नक्शा जो भी घर बनाते हैं उसके पहले वो नक्शा बनाते हैं। सिविल इंजीनियर जो होता है वो ऐसा नक्शा बना के देता है। नहीं भी है तो भी आप बनवा सकते हैं, थर्ड पार्टी हैं, ड्राफ्टमैन, ये लोग जो कंपनियां हैं, ये लोग आपको आसानी से नक्शे बना के देती है। फिर जो होता है घर के जहाँ जहाँ पे जो सामान सब है, अब देखिए ये पिछला वाला फोटो और इसमें हमने अंतर, ये पिछला वाला तो घर का नक्शा था, और इसमें घर में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखा हुआ है ना? हैंगिंग स्विंग चेयर रखा हुआ है, व्हाइट हाउस है, यहाँ पे ओवन यहाँ पे है, ग्रिल यहाँ पे है। ये सब चीज़ों को फिर हम लोग मार्क करते हैं नक्शे के ऊपर। फिर तीसरा जो स्टेप है वो ये है, हमने सारे डायरेक्शंस को यहाँ पे मार्क किया। तो घर का पहले सेंटर निकालते हैं, यहाँ पे सेंटर था और सेंटर पे रखते हैं, और सेंटर से सारे डायरेक्शंस हम लोग मार्क करते हैं। और इस तरह मार्क करके हम लोग ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन्स खींच देते हैं, जिससे पता चलता है कौन से डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ है ना? जैसे हैंगिंग स्विंग चेयर किस में है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, है ना? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन आ रहा है ना? डाइनिंग एरिया किस डायरेक्शन में आ रहा है? साउथ वेस्ट में आ रहा है। साउथ वेस्ट में क्या आ रहा है? ये स्टेयर्स आ रहे हैं, सीढ़ियाँ जो होती है। तो इसी तरह हर डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ आ रहा है हमको इससे मालूम चल जाता है। तो मैप पे ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं, ठीक। तो ये हुआ हमारा तीसरा स्टेप। घर का केंद्र निकाले, सेंटर ऑफ हाउस निकाले, उसके बाद उसमें 16 दिशाओं का अंकन किए, है ना? जो भी 16 डायरेक्शंस थे उसको मार्किंग किए। और फिर 5वां स्टेप, समस्याओं और लक्ष्यों से संबंधित क्षेत्रों को चिन्हित करना, मार्किंग एरियाज इन रिलेशन टू प्रॉब्लम्स एंड टारगेट। अब जब हमने ये मूल्यांकन कर लिया 16 डायरेक्शन का, फिर उसमें हम लोग उस एरिया को मार्क करेंगे जिस एरिया से उनके बताए गए जो सिम्टम्स से मैच कर रहे हैं, जो उनको प्रॉब्लम हो रहा है, वो जो सिम्टम्स जिस डायरेक्शन में आ रहा है उस डायरेक्शन को हम लोग मार्क करेंगे। और वहाँ पे फिर घर के उस डायरेक्शन में जाके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये 5 स्टेप है। कहीं भी आप वास्तु इवैल्यूएशन के लिए जाते हैं तो ये स्टेप फॉलो करिए, है ना? ये स्टेप ऐसा कुछ ये स्टैंडर्ड स्टेप नहीं है, लेकिन हमने देखा, मैं भी यही स्टेप फॉलो करता हूँ पहले मार्किंग करने का ना।
प्रॉपर डायरेक्शन निकालने का। कभी कभी हमको अंदाज से करते हैं, वो गलत हो जाता है। हमको लगता है ईस्ट यही है, पता चलता है ईस्ट यहाँ नहीं होकर यहाँ पे आ गया, क्योंकि इस डायरेक्शन हमारा अंदाज कभी कभी गलत होता है, फिर हमने पूरा वास्तु कंसल्टेंट गलत कर दिया। तो इसलिए मैप पे मार्किंग करके करिए। मैप पे मार्किंग किया हुआ चीज़ कभी गलत नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि वो 100% रिजल्ट देता है। तो डायरेक्शन तो हम कल आपको बताएंगे किस चीज़ से कौन एंगल लेना चाहिए, किस चीज़ से डिग्री ऑफ हाउस नापना चाहिए, कैसे मार्किंग करना चाहिए, कि गलतियाँ ना हो। ये इन सब चीज़ों में भी गलतियाँ होती हैं। इन सब चीज़ों में गलतियाँ मतलब बहुत बड़ी गलतियाँ, तो इनसे प्रॉब्लम आने लगती है। थोड़ा सा भी गलती हो तो सॉल्यूशन फिर गलत हो जाता है। तो वो बड़ा टॉपिक है, वो कल हम लोग उस टॉपिक को फिर से देखेंगे। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है अभी तो कोई क्वेश्चन। ओके, कॉपर एंड टिन ब्रास का, ओके कोई क्वेश्चन अभी है नहीं, तो आप लोग इसको कंटिन्यू करिए। अगर बुक है तो बुक से भी पढ़िए, विश्वकर्मा प्रकाश जो बुक है। और कुछ अलग स्टडी मटेरियल है तो उसको भी रेफर कर सकते हैं। क्लास में सब कुछ ना, आप छोटे क्लास में सब कुछ दे पाना संभव नहीं है, लेकिन तो भी मैं इतना बता रहा हूँ कि आपको कुछ मिसिंग ना लगे, आप समझ जाए चीज़ों को। आप थोड़ा और मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा तरीके से समझ जाएंगे। तो आप आपका सेल्फ स्टडी भी जारी रखिए। कल की क्लास में हम लोग ये वास्तु एवेल्युएशन कैसे करते हैं उसको हम आपको दिखाएंगे करके, और आगे फिर हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।